Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग. रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक एमसीक्यू सीरीज में लेकर आई हूँ जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस ज़रूर एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपकी रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इन राइटिंग एन एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट। जब भी आप एक एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो और उसकी रिपोर्ट आपको लिखनी है, कौन सा रेफरेंसिंग का स्टाइल आपको यूज करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन पर जाने से पहले आपको बताती हूँ कि स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होता है। देखो, कुछ हमारे पास रिसर्च के दौरान सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर एक बुक की बात करें, हम एक बुक का टाइटल होता है, बुक के ऑथर होते हैं, बुक का पब्लिशर होते हैं, डेट ऑफ पब्लिश होता है किसी बुक का। तो ये सारे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उस बुक के लिए कंपलसरी है। अब इनको किस सीक्वेंस में लिखना है, किस स्टाइल में लिखना है, ये हमें बताता है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट में कौन सा स्टाइल फॉलो करना चाहिए। ऑप्शंस है एमएलए, शिकागो स्टाइल या एपीए स्टाइल। ऑप्शंस लास्ट है नन ऑफ द अबव। एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। जितने भी आपके लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप संस्कृत में पीएचडी कर रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रहे हो, उसकी रिसर्च रिपोर्ट अगर लिखनी है तो एमएलए स्टाइल को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। वैसे शिकागो स्टाइल होता है जिसको हम सीएमएस भी बोलते हैं, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल जिसको कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है एपीए जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है। अब इसका नाम ही आपको बता रहा है कि साइकोलॉजिकल, जैसे एमएलए में लैंग्वेज था तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स का फॉर्मेट बताता है। वैसे ही एपीए जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट लिखने में आपको मदद करता है। करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जैसे इस क्वेश्चन में एजुकेशनल पूछा है, वैसे ही अगर लैंग्वेज पूछा होगा या फिर लिटरेचर पूछा होगा या फिर ह्यूमैनिटी पूछा होगा, तो आंसर आपका एमएलए होगा। राइट। ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड इज, इन द एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर अ बुक, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कम इन द एंड। देखो, मैंने आपको बताया एपीए हमने अभी डिस्कस किया, इसमें हम ऑथर का नाम भी लिखते हैं, बुक का टाइटल भी लिखते हैं, पब्लिशर की लोकेशन नहीं होती है, ये ऑप्शन पहले ही गलत है, और पब्लिशर का नाम भी होता है, ये सारी चीजें होती है। डेट ऑफ पब्लिश भी होता है कि कब आपकी बुक पब्लिश हुई थी। तो इसमें कहा है कि इस रेफरेंस स्टाइल के हिसाब से सबसे एंड में कौन सी चीज लिखी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पब्लिशर्स नेम, प्रकाशक का नाम। अब देखो, ये है एपीए स्टाइल का एक एग्जाम्पल। इस सीक्वेंस को आप लोगों ने याद रख लेना है। एपीए हमें कहता है कि सबसे पहले हमें जो उस बुक का ऑथर है, उन बुक के जो लेखक हैं उनका नाम लिखना है। ठीक है, बुक के ऑथर का नाम लिखना है। उसके बाद कौन से ईयर में बुक पब्लिश हुई है उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में हमेशा मेंशन किया जाना चाहिए।
उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में मेंशन किया जाना चाहिए। फिर आता है टाइटल ऑफ द बुक, फिर आता है उसका सब टाइटल, फिर आता है कौन सा एडिशन है, और देन पब्लिशर का नाम। तो ये सीक्वेंस एपीए में फॉलो किया जाता है, जो आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, पब्लिशर की लोकेशन कंपलसरी नहीं होती है, तो इसमें हम इसको हटा भी सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में आप लोगों के पास इस तरीके की 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी और आपको पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा एपी स्टाइल को फॉलो करता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये ऑथर का नाम है, ये बुक का नाम हो सकता है, ये टाइटल हो सकता है बुक का। तो इस तरीके से चीजें आपको दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए एज अ रेफरेंसिंग स्टाइल। सो अभी अभी मैंने आपको बताया एमएलए क्या होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये देखो, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन में सबसे पहले ऑथर का नाम आता है, फिर टाइटल आता है, देन उनका एडिशन, पब्लिशर, और सबसे लास्ट में आता है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो ये डिफरेंस है। आप एमएलए और एपीए पर मेजर फोकस रखिए, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर टू द सेम वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फुटनोट्स क्या होते हैं। सो फुटनोट्स कुछ ऐसे नोट्स होते हैं आपकी रिसर्च रिपोर्ट में, जो कि बिल्कुल बॉटम में रखे जाते हैं। फुट मतलब पैर के पास, पैर, तो फुटनोट्स भी बिल्कुल एंड में, बिल्कुल डाउन में, बिल्कुल बॉटम में लिखी जाती है किसी भी पेज के। फुटनोट्स क्या करते हैं, हमें जो भी हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, या फिर जो भी रिसोर्सेज हम लोगों ने अपने रिसर्च के दौरान यूज किए हैं, उन रिसर्च रिसोर्सेज को साइट करने में, यानी कि उन तक पहुंचने में हमें मदद करते हैं। तो इसमें कहा है कि जब दो या दो से ज्यादा फुटनोट्स एक ही काम को रेफर कर रहे हो, तो उस जगह पर हम क्या टर्म को, क्या एक बेसिक कोड को यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IBID। ओके, IBID। IBID का मतलब ही होता है सेम प्लेस, कि एक ही चीज दो तीन जगह पर हमने पॉइंट आउट कर दिया, लेकिन पहुंचना एक ही जगह पर था, ऐसे। तो अब हर बार तो हम वो पूरा डिटेल में फुटनोट्स को नहीं लिखेंगे, तो इसलिए कोड लिख देंगे IBID, तो वो डायरेक्टली हमें पहुंचा देगा कहां तक, उसी प्लेस तक, सेम प्लेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है जो अभी बताई। While writing reports या manuscript, researchers sometimes use the abbreviation FN, which implies what? ओके, सो अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज मत होना। देखो, रिपोर्ट्स तो पता है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट आपके रिसर्च की एक फाइनल कॉपी होती है। ठीक है, आपके इसमें क्लियर क्लियर टाइटल, क्या क्या मेथड्स आपने यूज किए रिसर्च में, उसकी एक फाइनल कॉपी जो होती है वो मैन्यूस्क्रिप्ट या रिपोर्ट कहलाती है। इसमें कई बार ऑथर FN, एक एब्रिविएशन, एक शॉर्ट की यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, फिगर नंबर, फॉलोइंग नंबर, फाइनल नोट या फुट नोट। सो देखो, वैसे तो यहाँ पर आंसर है फुट नोट, लेकिन बहुत सी बुक्स में आपको फिगर नंबर भी दिखेगा। जनरली होता क्या है, FN जो है वो जनरेट किया गया था फिगर नंबर के लिए ही, लेकिन बहुत से जगह पर ऐसा देखा गया है कि फिगर नंबर के लिए वो FIG या FIGN रेफरेंस को यूज करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फुटनोट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन व्हाई रिसर्चर्स इंक्लूड अ बिब्लियोग्राफी इन देयर रिसर्च रिपोर्ट। सो बिब्लियोग्राफी हमने कल भी देखा था थोड़ा सा, कि बिब्लियोग्राफी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आता है। तो क्यों इसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बेसिकली एक डिटेल्ड लिस्ट होती है, एक बहुत ही डिटेल्ड लिस्ट होती है ऑफ रेफरेंसेस साइटेड इन योर वर्क, एंड ऑल्सो अ बैकग्राउंड रीडिंग्स। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, चलो ठीक है, बुकिश लैंग्वेज छोड़ दो, सिंपल लैंग्वेज ये बोलती है कि मान लीजिए मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ। अब मैं इतनी ज्ञानी तो हूं नहीं कि मुझे सब कुछ पहले से पता था। मैंने अपनी मदद करने के लिए कुछ बुक्स पढ़ी, बुक 1, बुक 2, बुक 5 बुक्स मैंने पढ़ ली, दो तीन वेबसाइट्स भी मैंने देख ली, दो तीन लोगों के लिटरेचर्स को भी मैंने रिव्यू कर लिया। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी में हम उन सब चीजों को मेंशन करते हैं।
सो ऑप्शंस में देखा क्या क्या है, टू इम्प्रेस रीडर्स विद देयर एक्सटेंसिव रीडिंग लिस्ट बढ़ाने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं होती है। टू मेक द रिपोर्ट अपीयर लॉन्गर एंड मोर इम्प्रेसिव, अपनी रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए इसको यूज किया जाता है, नहीं। टू प्रोवाइड रीडर्स विद रेफरेंसेस फॉर फर्दर रिसर्च, अब कोई और रिसर्चर है, जैसे मान लीजिए रिसर्च का मेरा टॉपिक है एबीसी, अब इसी एबीसी टॉपिक पर अगले 2 साल के बाद कोई और पर्सन आकर रिसर्च करने चाहते हैं, तो उनको मेरे बुक में बिब्लियोग्राफी वाले सेक्शन में से ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैम ने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, किस किस बुक को उन्होंने बेस्ट मान करके रिसर्च अपना किया था, ताकि उनको अलग से वो रिसर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट वो बुक में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स देखो, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि इसी तरीके की एमसीक्यू सीरीज में कंटिन्यू करूं, तो मुझे एक बार ना कमेंट करके जरूर बता दीजिए। किसी सवाल में कंफ्यूजन है तो भी बता सकते हो, एंड कोई आपकी रिक्वेस्ट पे पर्टिकुलर यूनिट है पेपर 1 की, या पर्टिकुलर टॉपिक है जिसपे आप चाहते हो कि फटाफट से मैं उसको कंप्लीट करूं रिसर्च के साथ साथ, तो वो टॉपिक या वो यूनिट का नाम भी आप मुझे बता दीजिएगा, एंड मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट, शोध सार अनिवार्य होता है किसमें। सो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, समरी होती है। आप लोगों को थीसिस तो सबको पता ही है, डिटेल में नहीं पता तो सुना तो सब नहीं होगा। थीसिस की जो ब्रीफ समरी होती है कि आपने अपनी थीसिस में क्या लिखा है, उसको आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट वे में बताते हो, एक पैराग्राफ के फॉर्मेट। अब थीसिस तो बहुत बड़ी होती है, अब किसी के पास समय नहीं है कि पूरी थीसिस पढ़े, तो वो रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ लेगा। वो आपकी पूरी थीसिस, पूरा आपने जो 1-2 साल 5 साल लगाकर रिसर्च किया है, उसको 200 से 300 शब्दों में आपको बयान करना है, एक छोटे से पैराग्राफ में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये कहाँ कहाँ पर अनिवार्य होता है, रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर, थीसिस या रिसर्च साइनॉप्सिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों जगह पर रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जरूरी होता है। अब सवाल आता है रिसर्च साइनॉप्सिस यानी कि सारांश क्या होता है। सभी बच्चों ने मास्टर्स की है, साइनॉप्सिस सबने लिखे होंगे। अब ये दे दिया मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन कि बताइए साइनॉप्सिस क्या होता है। चाहे गूगल पे सर्च करो, चाहे बुक से देखो, लेकिन कमेंट जरूर करना, क्योंकि पेपर में इसमें से एज इट इज डेफिनेशन आती ही है। नेक्स्ट है assertion reason based question, format and styles of referencing in research thesis are formal requirements। so ये बोल रहा है कि जो भी हम स्टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, ये एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे कॉलेज वाले हमें बोलते हैं कि भाई ये कंपलसरी ही है, औपचारिक आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल सही कहते हैं। दूसरा है फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर ऑब्जर्वेंस हेल्प प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें बोला है कि इसको फॉर्मल रिक्वायरमेंट इसलिए कहा गया है, एंड फॉर्मल रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, किसी भी चीज का स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, और हमारा क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मेजर पॉइंट है, उसको रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। Next is the personalistic style of writing a research report are permissible in which of the following research। अभी तक देखो हम स्टाइल्स में MLA, APA, CMS ये सब पढ़ रहे थे। अब इसमें बोला है पर्सनलाइज स्टाइल, कि आप अपने हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट में स्टाइल कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी चीजें लिख सकते हो। लेकिन ये कौन सी रिसर्च की फील्ड में आपको परमिशन मिलती है, कौन सी रिसर्च आपको बोलती है कि जैसा आपका मन है वैसे ही रिसर्च रिपोर्ट आप लिखो। बहुत से कॉलेज, बहुत सी यूनिवर्सिटीज भी ऐसी होती हैं जो आपको बोलती हैं कि जैसा आपका मन है आप उस तरीके से रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हो। ग्राउंडेड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल, पार्टिसिपेंट, हिस्टोरिकल या केस स्टडी रिसर्च। सो इसका आंसर है ग्राउंडेड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च और केस स्टडी मेथड। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड रेफरेंसिंग इन अ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल। अब देखो इसमें बोल रहा है कि ये कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्क होता है। राइटिंग, हम कैसे थीसिस और रिसर्च राइटिंग में क्या स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस है, ये हमने अभी पढ़ा। एमएलए और एपीए का मैंने एग्जांपल बताया था कि दोनों में डिफरेंस होता है।
स्टेटमेंट 2 बोलती है रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल दी रिसर्चेस। ठीक है, रिसर्च की नैतिकताओं को फॉलो करना, रिसर्च के जो बेसिक रूल्स हैं, ईमानदारी और ये सब चीजें, इनको अच्छे से फॉलो करना और ऑब्जर्वेंस करना अच्छे से, ये हर एक रिसर्च में मैंडेटरी होता है, अनिवार्य होता है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।